कि हाउ वी कैन राइट द यूनिट्स प्रॉपर्ली। इसके अलावा हमने एरर्स को देखा, हमने सिस्टमैटिक और रैंडम एरर की डिफरेंशिएशन को देखा, और हमने इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए जिस तरह के प्रॉब्लम्स यूएचएस के एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। नाउ टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स, एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर यूनिट 1। आई होप कि जो होम टास्क आपको साइन किया गया था वो आपने सारा कंप्लीट किया गया होगा। उस होम टास्क में क्या क्या शामिल था दोबारा से देख लीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि क्या आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं उन सब के यूनिट्स के टेबल बना लिए हैं। इसके अलावा आपने कोई ऐसे 10 फार्मूलाज लिख लिए हैं जो फ्रीक्वेंसी के हों। फॉर एग्जांपल आर से फ्रीक्वेंसी होती है, एल ओवर आर फ्रीक्वेंसी होती है, एंड सो ऑन। क्या आपने 10 फार्मूलाज लिख लिए हैं जो एनर्जी के हों, एटलीस्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल mgh एनर्जी है, हाफ mv स्क्वायर एनर्जी है, ft एनर्जी है, एंड सो ऑन। क्या आपने ऐसे 10 फार्मूलाज लिख लिए हैं जिनके यूनिट्स प्रेशर के हों, प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, एंड सो ऑन, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, एटसेट्रा। इसके अलावा क्या आपने ऐसे 10 फार्मूलाज लिखे हैं, क्या ऐसी 10 क्वांटिटीज़ लिखी हैं जो यूनिटलेस हों, लाइक स्ट्रेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन, एटसेट्रा। और इसके अलावा क्या आपने 5 ऐसे पेयर बना लिए हैं जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट सेम हो, लाइक स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ये वो सारा काम है जो कि आपने आज के लेक्चर से पहले या आज के लेक्चर के बाद आपने कंप्लीट करना है, इससे पहले कि आप यूनिट 1 का टेस्ट दें। और मेरी ये कोशिश होगी कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँ उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे एमसीक्यूज आपको करवाए जाएं जो कि आपको हेल्प करें आपका अपकमिंग टेस्ट सॉल्व करने के लिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये समझें कि मेरे यहाँ पर कोई 10-15 न्यूमेरिकल जो मैं आपको करवाऊँ या एमसीक्यूज करवाऊँ तो आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, तो दिस इज नॉट ऑन। आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको डेली कम से कम 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है ईच सब्जेक्ट के, अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छे मार्क्स में मेरिट बने। और उसके लिए डेफिनेटली यू शुड हैव प्रैक्टिस बुक एट योर होम्स, और प्रैक्टिस मटीरियल होना चाहिए जिससे आप इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकें। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। द लेक्चर इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। स्टूडेंट, एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर है, तकरीबन हम सभी जानते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी मीन्स इट इज़ दी क्लोजनेस ऑफ योर कैलकुलेटेड रीडिंग्स विद एक्चुअल वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दीवार की हाइट मालूम कर रहे हैं जो कि 8 फीट है, तो 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये हाइट मालूम की, एक ने 7.6, एक ने 7.7 और एक ने 7.8 फीट। तो आप जानते हैं कि ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है। जाहिर बात है 7.8 फीट वाली जो रीडिंग है वो एक्चुअल के ज़्यादा करीब है। बट हमें जो प्रॉब्लम आता है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिसीजन का आता है। हमें नहीं समझ आती कि प्रिसाइज रीडिंग्स कौन सी होती हैं और उनकी प्रिसीजन का वो कैसे हमें अंडरस्टैंड करना है। तो प्रिसीजन मीन्स क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स एंड द प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोज द रीडिंग्स आर बिटवीन देमसेल्व्स। यानी कि एक्यूरेसी का रिलेशन है, एक्यूरेसी का ताल्लुक है कि रीडिंग्स एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है, और प्रिसीजन का ताल्लुक क्या है कि वो आपस में कितना करीब है। सो लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स जो कि आपको प्रिसीजन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। सो सपोज कि हमारे पास एक इंसिडेंट है जिसका हमने टाइम रिकॉर्ड करना है, और वो इंसिडेंट है कि मैं बोर्ड मार्कर को ऊपर उछाल रहा हूँ और दोबारा ये कैच हो रहा है, तो मैंने इस बोर्ड मार्कर का टाइम ऑफ फ्लाइट नोट करना है। और मेरे पास 3 स्टॉप वॉचेस हैं। एक स्टॉप वॉच जो है इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है, दूसरी स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.01 सेकंड है, और तीसरी स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.001 सेकंड है। सो अगर मैं इस स्टॉप वॉच से टाइम मेजर करूंगा तो वो मुझे इस तरह से देगा टाइम 1.2 सेकंड या 1.3 सेकंड या 1.4 सेकंड। अगर मैं इस वाली स्टॉप वॉच से टाइम मेजर करूंगा तो वो मुझे ऐसे देगा 1.20, 1.21, 1.22। और अगर मैं थर्ड स्टॉप वॉच से रीडिंग्स लूंगा तो वो कैसे आएंगी 1.211, 1.212 एंड 1.213। सो स्टूडेंट्स, मुझे बताइए कि कौन सी रीडिंग्स आपस में ज़्यादा क्लोज हैं। या आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक टर्म पढ़ते थे 10th क्लास में जिसको आप डेविएशन बोलते थे। तो कौन सी वैल्यूज़ की आपस में डेविएशन या फैलाव कम है, कौन सी वैल्यूज़ आपस में ज़्यादा करीब हैं। सो आप डेफिनेटली कहेंगे कि जो थर्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं वो आपस में सबसे ज़्यादा करीब हैं। तो क्योंकि ये रीडिंग्स आपस में सबसे ज़्यादा करीब हैं तो दीज सेट ऑफ द रीडिंग्स आर मोर प्रिसाइज। अब अगर आप देखें कि लीस्ट काउंट किसका कम है, तो लीस्ट काउंट भी थर्ड इंस्ट्रूमेंट का सबसे कम है। तो लीजिए, अब आपको एक निशानी मिल गई कि 2 सेट ऑफ रीडिंग्स जिनसे जो उस इंस्ट्रूमेंट से ली गई हों जिनका लीस्ट काउंट सबसे कम हो वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होंगी। तो गोया हम कह सकते हैं कि एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग द स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट विल बी मोस्ट प्रिसाइज। यानी कि जितना लीस्ट काउंट कम होगा इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। लीस्ट काउंट को प्रिसीजन भी बोलते हैं, यानी कि जितनी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन, जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए मीटर रॉड, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स और माइकलसन इंटरफेरोमीटर में सबसे ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा। देखें, जो मीटर रॉड है इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर, जो स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, और माइकलसन इंटरफेरोमीटर इट मेजर्स इन नैनोमीटर्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो क्योंकि सबसे कम लीस्ट काउंट माइकलसन इंटरफेरोमीटर का है तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट माइकलसन इंटरफेरोमीटर ही है। सो आई होप कि अब आपको प्रिसीजन का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और प्रिसीजन का मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जो आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफ़ी मदद करेगी। सो वी हैव 4 प्लेयर्स प्लेइंग डॉट्स। वी हैव 4 प्लेयर्स प्लेइंग डॉट्स। ये 4 जो प्लेयर्स हैं ये डॉट्स खेल रहे हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं ये इनके निशाने हैं जो इन्होंने लगाए हैं, और जो क्रॉस है रेड कलर से लगा हुआ है ये एक्चुअल वैल्यू है। सो मैं इनको रीडिंग्स कहूँगा
तो आप देखिए कि जो प्लेयर ए है उसकी रीडिंग्स एक्चुअल वैल्यू के करीब हैं, लेकिन एज कंपेयर टू प्लेयर बी ये वाली रीडिंग्स आपस में इतनी ज़्यादा करीब नहीं है। प्लेयर सी को देखें, प्लेयर सी की रीडिंग्स ना सिर्फ एक्चुअल वैल्यू जो कि क्रॉस है, तो प्लेयर सी की रीडिंग्स ना सिर्फ एक्चुअल वैल्यू के करीब है बल्कि प्लेयर सी की रीडिंग्स आपस में भी ज़्यादा करीब है। और प्लेयर डी को देखिए, वो बिल्कुल ही फारिग है, ना उसकी रीडिंग्स एक्चुअल वैल्यू के करीब है और ना ही उसकी रीडिंग्स आपस में करीब है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी के इन टर्म्स हम इन बातों को कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। प्लेयर ए जो है, मैं कहूँगा कि क्योंकि इसके रीडिंग्स एक्चुअल वैल्यू के करीब हैं तो मैं कहूँगा ए इज मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। ए ज़्यादा एक्यूरेट है लेकिन कम प्रिसाइज है। प्लेयर बी को देखिए, इसकी रीडिंग्स आपस में बहुत ज़्यादा करीब है लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर है, तो मैं कहूँगा बी इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। प्लेयर सी को देखिए, रीडिंग्स ना सिर्फ आपस में करीब है बल्कि एक्चुअल वैल्यू के भी करीब है, तो मैं कहूँगा सी इज मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। और प्लेयर डी के बारे में क्या कहूँगा, डी इज लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज। अगर मैं इनके ग्राफ बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा? फर्स्ट कीजिए, इधर नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं और ये रही हमारी एक्चुअल वैल्यू x0। तो क्योंकि a जो है वो एक्यूरेट है तो इस लेकिन प्रिसाइज कम है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसी तरीके से अगर हम b को देखें, ये एक्चुअल वैल्यू है, फर्स्ट कीजिए x0, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। क्योंकि ये मोर प्रिसाइज है, अगर मैं इसको बेल विड्थ कहूँ तो इसकी बेल विड्थ कम होगी, क्योंकि वैल्यूज आपस में करीब है ना, क्लोज है, तो इनकी ये विड्थ कम होगी। जबकि इधर वैल्यूज लेस प्रिसाइज हैं, तो देखें जो इसकी पीक आ रही है वो तकरीबन एक्चुअल वैल्यू के करीब आ रही है लेकिन बेल विड्थ ज़्यादा है। तो प्रिसाइज जो होंगी वो उनकी बेल विड्थ कम होगी और जो एक्यूरेट होंगी, ज़्यादा एक्यूरेट होंगी, उनकी ये जो पीक है ये एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब होगी। इधर देखेंगे, अगर मैं इधर ग्राफ बनाऊंगा तो सपोज दिस इज x0। जो प्लेयर सी है इसके बारे में ग्राफ कैसे बनेगा? इसके बारे में ग्राफ ऐसे बनेगा। क्योंकि ये प्रिसाइज है तो ये बेल विड्थ कम है, क्योंकि ये एक्यूरेट भी है तो इसकी ये जो पीक है ये एक्चुअल वैल्यू के सामने आएगी। और अगर मैं प्लेयर सी के बारे में आपसे बात करूंगा तो फिर उसका ग्राफ कैसे बनेगा? उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी कि बेल विड्थ भी ज़्यादा होगी, यानी कि कम प्रिसाइज होगी और इसकी जो पीक है वो एक्चुअल वैल्यू से भी दूर है, क्योंकि ये ना सिर्फ लेस प्रिसाइज है बल्कि लेस एक्यूरेट है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इन 4 ग्राफ्स की मदद से आपको समझ आ गया होगा कि व्हेन यू विल प्लॉट दी एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यूज तो उनके ग्राफ्स कैसे बनाने हैं। और आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेट वैल्यूज एंड प्रिसाइज वैल्यूज। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ अनसर्टेनिटीज वी हैव, क्योंकि जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। तो उससे पहले हमें देखना है कि अनसर्टेनिटी है कितनी किस्म की। तो उसको देखने के लिए मैंने एग्जांपल लिखी है। फॉर एग्जांपल हमने एक लेंथ मेजर की है, लेंथ इज 30.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। प्लस माइनस से पहले ये हमारे पास लिखी हुई है मेजर्ड वैल्यू और प्लस माइनस के बाद हमारे पास लिखा होता है मोस्टली लीस्ट काउंट। सो जो तीन तरह की अनसर्टेनिटीज हैं उनमें से एक है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको प्रिसीजन भी बोलते हैं और ये लीस्ट काउंट के बराबर होती है। सो यहाँ पर ये बराबर है किसके जी? 0.5 सेंटीमीटर के। दूसरी तरह की हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होती है उसको हम फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। सो ये आपके पास आ जाएगी 0.5 ओवर 30.5। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास तीन तरह की जो अनसर्टेनिटीज हैं, फॉर एग्जांपल जो थर्ड अनसर्टेनिटी है हमारे पास वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जो कि लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 होती है। तो ये किससे बराबर आ जाएगी? 0.5 ओवर 30.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन तरह की अनसर्टेनिटीज हैं और इन तीनों अनसर्टेनिटीज में जो यूनिट होता है वो सिर्फ एब्सोल्यूट का होता है। फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर का कोई यूनिट नहीं होता। अब ये तीन अनसर्टेनिटीज किस काम आती हैं? तो ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये फैसला करती है प्रिसीजन का, और जो फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी हैं ये फैसला करती हैं एक्यूरेसी का। कैसे? रूल आपकी बुक में दिए हुए हैं, जहां हेडिंग लिखी हुई है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, उसके पहले ऊपर ग्रीन शेडेड एरिया में 2 रूल लिखे हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या है जी? अगर आपने प्रिसीजन को देखना है, अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज द वन विच हैज स्मॉलेस्ट प्रिसीजन और लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन जितनी कम होगी या लीस्ट काउंट जितना कम होगा या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी, दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी मोस्ट प्रिसाइज। और सिमिलरली एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी मोस्ट एक्यूरेट। स्टूडेंट, एक चीज पर गौर कीजिए, जब आपने ये देखना हो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है तो आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को देखकर, उनके लीस्ट काउंट्स को देखकर, जो कि आपको पता होना चाहिए, आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है,
मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तो आपने इनसे वैल्यू मेजर नहीं की, आपने जस्ट देख के इनके लीस्ट काउंट के हिसाब से मुझे बता दिया कि सर इसमें से माइकलसन इंटरफेरोमीटर सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम है, सबसे उसकी सबसे ज़्यादा यानी कि प्रिसीजन कम है, उसकी सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है। लेकिन जहाँ तक बात रहेगी एक्यूरेसी की, तो वो आप देख के बताएंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से या परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। और स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, लीस्ट काउंट पर और मेजर्ड वैल्यू पर। सो इसलिए अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आपको फिर उसमें से उसके लीस्ट काउंट और जो उससे वैल्यू मेजर की है उसका रेशियो लेना पड़ेगा, जबकि प्रिसीजन के बारे में आप वैसे ही बता सकते हैं सिर्फ लीस्ट काउंट का अंदाजा करके। सो लेट अस रिवाइज टू रूल्स। अगर हमने देखना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है तो हम क्या देखेंगे कि किसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सबसे कम है। अगर हमने ये देखना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सी मेजरमेंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, हम देखेंगे कि किसकी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे कम है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम दो इंस्ट्रूमेंट्स का आपस में कंपटीशन करवाते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है। सो हमने एक रीडिंग ली मीटर रॉड से 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है 25.5 वो 0.1 कम भी हो सकती है और 0.1 ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी भी तीनों टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे और उसकी भी तीनों टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें से कौन एक्यूरेट और कौन ज़्यादा प्रिसाइज है। सो अगर आप इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देखें मीटर रॉड की, तो मीटर रॉड की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि लीस्ट काउंट के बराबर होती है दैट विल बी 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी देखें, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो कि लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू होती है, सो दैट विल बी 0.1 ओवर 25.5, सो ये आ जाएगी 0.004। और अगर आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखें विच इज लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, सो दिस विल बी 0.4%। ऑन दी अदर हैंड, अगर यही तीनों अनसर्टेनिटीज आप वर्नियर कैलिपर्स के लिए भी कैलकुलेट करें, सो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इसकी जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो कितनी आएगी जी? 0.01 ओवर 0.045 एंड इट विल बी 0.02। ये मैं आपकी बुक की एग्जांपल ले रहा हूँ, वही वैल्यूज कोट कर रहा हूँ और आखिर में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला है इससे। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है दैट इज 0.05 ओवर 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 एंड द आंसर विल बी 2%। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हम इन चारों वैल्यूज को हाईलाइट करते हैं, इन 6 की 6 वैल्यूज को इनफैक्ट हाईलाइट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो स्टूडेंट्स, अब हम रिजल्ट्स की तरफ आते हैं। हमने ये देखना है कि इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं भला? हम देखते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को या लीस्ट काउंट को, और वो डेफिनेटली वर्नियर कैलिपर का कम है। तो हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज। और अगर हमने एक्यूरेसी को देखना हो तो हम क्या देखते हैं? दो चीज़ें, या फ्रैक्शनल देख लीजिए या परसेंटेज देख लीजिए। अगर आप इन दोनों की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का कंपैरिजन करें या परसेंटेज का कंपैरिजन करें तो वो रीडिंग जो आपने मीटर रॉड से ली है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, 0.4% है, और वो रीडिंग जो आपने वर्नियर कैलिपर से ली है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, यानी कि 2% है। सो हमारा क्या रूल था कि एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी मोर एक्यूरेट। सो हम यहाँ लिखेंगे मीटर रॉड इज मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज, और यहां लिखेंगे वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। स्टूडेंट्स, मैं ये जो एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, मैं इसको कहता हूं कि ये स्टूडेंट को मिसगाइड करती है, क्योंकि फिर हम रटा लगा लेते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो हमेशा कम प्रिसाइज होगा और जो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा वो हमेशा कम एक्यूरेट होगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या एक इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होकर भी ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है? द आंसर इज येस। अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कैन बी एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। जो दिए गए रिजल्ट्स हैं वो इस डेटा के मुतालिक हैं। हालांकि मेरे नज़दीक ये एग्जांपल ऐसे होनी चाहिए थी कि एक ही पेन की जो डायमीटर है इसकी कैप का, या इसकी जो लेंथ है या इसकी जो कैप की लेंथ है, ये कैप की लेंथ मीटर रॉड से भी मेजर की जाती और वर्नियर कैलिपर से भी मेजर की जाती और फिर उनका आपस में मुकाबला करवाया जाता। देखिए, अगर मैं कहता हूँ आपको कि मैंने पॉइंटर को ऊपर फेंका और कैच किया, टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने के लिए आपके पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स की चॉइस है। एक इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है, एक इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकंड है, और एक इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट 0.001 सेकंड है। चॉइस आपकी है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, लेकिन कंडीशन ये है, लेकिन शर्त ये है कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट लेंगे मुझे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, प्रिसाइज नहीं एक्यूरेट। तो यकीनन आप उस इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करेंगे जो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, यानी कि जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा, यानी कि 0.001 सेकंड वाली स्टॉप वॉच का इंतखाब आप करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा क्लोज टाइम आएगा एक्चुअल वैल्यू के, यानी कि ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। सो इन शॉर्ट स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि जो इंस्ट्रूमेंट मोर एक्यूरेट हो हमेशा लेस प्रिसाइज भी हो। देखिए, इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इसलिए कम आई है कि इसकी मेजर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जबकि इसकी मेजर वैल्यू देखें सिर्फ 0.45 है। सो इन शॉर्ट, अगर हम इस तमाम बहस का निचोड़ निकालें, सो वी कैन से दैट अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कैन बी एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। सो स्टूडेंट्स, आइए ये सीखते हैं कि हमने जो 3 तरह की अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट करना सीखा है, तो उनकी मदद से हम फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कैसे मालूम कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो रूल है हमारा वो है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्वेश्चन ये दिया गया कि ये आपके पास 2 लेंथ्स हैं और क्वेश्चन है हमारा
कि इनको एक तो आप ऐड करें और दूसरा इनमें अनसर्टेनिटी या एरर भी कहा जा सकता है फाइंड करें। तो हमने इनको ऐड भी करना है और इनमें एरर भी फाइंड करना है। सो लेट इनको हम ऐड करके जो वैल्यू लेंगे दैट इज एक्स। तो क्योंकि हमने इनको ऐड करना है तो क्या करेंगे, मेजर्ड वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू को ऐड कर देंगे। सो इट इज 80.6 और प्लस माइनस के बाद आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज लिखी होती हैं। तो रूल याद रखिए, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। सो हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आंसर बन जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। सो हमने इनको ऐड भी कर लिया और हमने इनमें एरर या अनसर्टेनिटी भी फाइंड कर ली। अब अगर यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आता है कि आप इन टू लेंथ्स को सब्ट्रैक्ट भी करें और उनमें अनसर्टेनिटी भी फाइंड करें, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू x1 माइनस x2। सो आप x1 की मेजर्ड वैल्यू से x2 की मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दें। सो इट विल बी 20.4। अब इतना क्या करें, प्लस माइनस के बाद क्या लिखा होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। रूल क्या है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। तो इसमें भी हम जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देंगे। रिमेंबर, अनसर्टेनिटीज और एरर्स आर ऑलवेज एडेड। देखिए ना, अगर ये भी 0.5 होता और अगर हमने सब्ट्रैक्शन में इनको सब्ट्रैक्ट करना होता तो फिर 0.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस रिजल्ट में कोई एरर ना होता। तो दो गलतियां मिलकर तो एक ठीक प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो रिमेंबर कि चाहे आपका ऑपरेशन एडिशन का हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो दोनों केसेस में ऐड होंगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। और जो नेक्स्ट रूल है दैट इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसके लिए मैं आपकी बुक की एग्जांपल कोट कर रहा हूं। ये एग्जांपल यूएचएस के एग्जाम में नहीं आती, लेकिन मैं ये प्रोसेस कंप्लीट करूंगा और फिर आपको बताऊंगा भी सही कि इस वाले पार्ट से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आप इस एग्जांपल को ठीक तरीके से समझेंगे। सो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की वैल्यूज दी गई हैं और हमें क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड अनसर्टेनिटी इन इट। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, एज वी नो V इज इक्वल टू IR बाय ओम्स लॉ, सो दिस मींस दैट R इज इक्वल टू V ओवर I। क्योंकि सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम कोई भी वैल्यू फाइंड करेंगे, एरर नहीं वैल्यूज, तो वी विल ओनली यूज द मेजर्ड वैल्यूज। सो V की मेजर्ड वैल्यू है 5.2 और करंट की मेजर्ड वैल्यू है 0.84 और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 6.2 ओम्स आ जाती है। ये वैसे तो 6.19 समथिंग आती है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके टॉपिक में नहीं है, यूएचएस के जो सिलेबस इसमें है नहीं, लेकिन उसकी रिगार्ड की वजह से ये 6.2 आता है, बिकॉज दोनों में जो कम सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 है। अब असल काम की तरफ आते हैं और वो है एरर। सो जब आप एरर की कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए फॉर्मूला है आपके पास R इज इक्वल टू V ओवर I। अब देखिए दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो रूल ये है वेदर इट इज डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज विल बी एडेड। सो सबसे पहले नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। हम क्या लिखेंगे जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I। तो सबसे पहले हम V और I की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V, वो आप जानते हैं लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। सो दिस इज द लीस्ट काउंट 0.1 ओवर मेजर्ड वैल्यू इज 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, सो इट इज 2%। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I इज लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू वंस अगेन, सो इट इज 0.05 ओवर 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 एंड द आंसर विल बी इक्वल टू 6%। सो अब हमने इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट कर लिया, यहां पुट करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R इज, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V कितनी है जी 2% है, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I कितनी है 6% है, सो द आंसर इज 8%। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है हमारे पास 8% आ गई। अब जो मैं आपको बात करने जा रहा हूं आपने गौर से सुनिए, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो अगर हम रेजिस्टेंस की मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं तो वो है 6.2, प्लस माइनस के बाद क्या लिखना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लेकिन अभी हमने क्या मालूम किया है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो डू वी हैव एनी फॉर्मूला जिसकी मदद से हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट कर सकें इनटू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? जी हाँ बिल्कुल है, फॉर्मूला याद कर लें, इट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। सो देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास है 8% मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू क्या है, जिस चीज़ की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मेजर करनी है उसी की मेजर्ड वैल्यू चाहिए और वो है 6.2। सो 8% की जगह आप हमेशा डिवाइड बाय 100 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6.2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी और वो यहाँ इट्स वैल्यू इज 0.5 ओम्स, तो वो 0.5 ओम्स आप यहाँ लिखेंगे। ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझा दी, लेंथी कैलकुलेशन है, लेकिन ये चीज़ समझाई कि ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको दिया जाए ये वाली वैल्यू दी जाए और कहा जाए कि इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करें, तो फिर आप इस वाले पोर्शन की मदद से कर लेंगे। या आपको हो सकता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी दे दी जाए और मेजर्ड वैल्यू दे दी जाए, कहा जाए कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करें। सो इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं जी। तो स्टूडेंट अभी हमने एग्जांपल में देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है और जो करंट है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 6% है। तो अब जो यूएचएस में पेपर में सवाल आएगा उसमें ऐसे लिखा हुआ होगा और आपसे कहा जाएगा कि जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R क्या होगी। तो इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है, एज यू नो R इज इक्वल टू V ओवर I, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R। तो सिर्फ आप इन दोनों को ऐड करेंगे 2% प्लस 6% एंड दैट इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R व्हिच इज 8%। सो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने आपको वो पूरा प्रोसेस इसलिए करवाया है ताकि अगर उसके दरमियान से कोई भी स्टेप पूछ लिया जाता है तो आप उससे अच्छे तरीके से अवेयर हो। सो इन शॉर्ट दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, इसी तरीके से अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मैस इज 4%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन स्पीड इज 3%, आपसे कहा जाता है कि फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो आप जानते हैं मोमेंटम का फार्मूला क्या है, एमवी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मैस प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन स्पीड। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो इट विल बी 4 + 3 = 7। सो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज यूजीएस के पेपर में आ सकते हैं। सो लेट अस लर्न अ न्यू रूल अबाउट पावर फैक्टर। क्वेश्चन है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 3%, देन फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3πr³, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr², लेंथ ऑफ द सर्कल विच इज 2πr, सिमिलरली क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज इक्वल टू πr²। इसी तरीके से जो है वो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब L3, और इस तरीके से अगर आप उसके सरफेस एरिया देखें तो दैट इज 6L। तो इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये लिख भी लीजिएगा। सो इफ वॉल्यूम इज 4/3πr³, तो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम फाइंड करनी है, रेडियस में दी हुई है। अब यहाँ पर जो मैं बात करने लगा हूँ, आई होप आप अटेंटिवली सुनेंगे। अगर तो क्वेश्चन ये होता कि वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करें, तो फिर मैं 4 को भी इस्तेमाल करता अपनी वैल्यू कैलकुलेशन में, 3 को भी और पाई को भी। लेकिन अब वैल्यू वॉल्यूम की मेजर नहीं करनी, अब वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है या एरर फाइंड करना है। एरर जो है वो उन वैल्यूज की वजह से आता है जिनको आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर कैलकुलेशन वाली सिर्फ एक ही चीज़ है, एंड दैट इज रेडियस। तो आप जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक्सपोनेंशियल्स हैं, इस तरह की कैलकुलेशन के वक्त, एरर की कैलकुलेशन करते वक्त उनको इग्नोर कर दोगे। बाकी क्या बचा, R3। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V विल बी इक्वल टू, अब हमें R की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता है, जो भी पावर है वो उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि अगर हमें वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेनी है तो क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ R से। सो इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V विल बी इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R इज 3%, सो दैट इज इक्वल टू 9%। सो दैट इज द आंसर। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लीजिए कि आपको कहा जाता है कि मैथ्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है, स्पीड की 3% है, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कीजिए। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको, फॉर्मूला आना चाहिए, हाफ mv²। नाउ इग्नोर द कांस्टेंट। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी विल बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मैस प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन स्पीड। 2 रूल लगे, मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगा और पावर फैक्टर रूल भी लगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2% + 2 × 3%, एंड दैट इज 8%। सो दैट इज हाउ इस टॉपिक से, पावर फैक्टर वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल इज अबाउट द एवरेज वैल्यू। आपको कुछ लेंस की रीडिंग दी गई है जो कि मिलीमीटर में है, आपसे कहा जाता है कि इनकी एवरेज फाइंड करें और उस एवरेज में एरर फाइंड करें। अब देखिए, एवरेज फाइंड करने का मेथड तो आप सबको आता ही है। हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज द सम ऑफ द थिंग्स, उनको ऐड कर लें आप, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। कितनी नंबर ऑफ थिंग्स हैं जी, 1 2 3 4 5 6। सो इसकी जो एवरेज आ जाएगी वो आपके पास लेट्स से कि आ गई 1.21 मिलीमीटर। सो एवरेज आपके पास आ गई 1.21 मिलीमीटर। अब हमने इसमें एवरेज में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। क्या करेंगे, आपकी जितनी वैल्यूज हैं उनको वर्टिकली लिखें, 1.20 1.22 1.23 1.19 1.22 1.21, और हर एक में से आपकी जो एवरेज वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। सो द आंसर विल बी 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर 1.20 माइनस 1.21 तो माइनस 0.01 आता है, तो आपने प्लस 0.01 क्यों लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले भी बताया था कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, दीज आर एरर्स। तो ये जब ऐड होंगे और इनकी एवरेज होगी तो वही एवरेज वैल्यू में एरर आ जाएगा, तो इसलिए आपने इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करना है। सो अनसर्टेनिटी इन x बार यानी कि एवरेज वैल्यू में क्या होगा, इन सबको ऐड करें, 0.01 0.01 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.0 और डिवाइड कर दें इसको 6 से। और यहाँ पर आपने एक ख्याल करना है, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट जल्दी में वो क्वेश्चन कर देते हैं, और वो ये है कि आपने ये जो 0.00 लिखा है उसको यहाँ लाजमी लिखें। अब आप कहेंगे सर 0.00 ऐड करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नीचे आपने नंबर ऑफ थिंग्स लिखना है। तो अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी में काउंट करेंगे, वो 0 नहीं लिखा होगा तो आप जल्दबाजी में नीचे 5 लिख देंगे, जिससे एरर आ सकता है। सो अगर आप इसकी एवरेज लेंगे, सो इट्स एवरेज विल बी द अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो हम इसको फाइनली कैसे लिखेंगे, 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। और आपको छोटी छोटी वैल्यूज दी गई होंगी, ये तो मैंने आपकी बुक से एग्जांपल ली, अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो उससे ये वैल्यूज की एवरेज और अनसर्टेनिटी फाइंड करना आसान होगी। सो लास्ट वन इज अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि इफ 30 वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम टेक्स 54.6 सेकंड, देन द कैलकुलेट टाइम पीरियड एंड अनसर्टेनिटी इन इट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम फॉर 30 वाइब्रेशंस दैट इज 54.6 सेकंड। सो टाइम फॉर वन वाइब्रेशन, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं, 54.6 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 1.82 सेकंड्स। सो अब हमने अगर इसमें अनसर्टेनिटी मालूम करनी है टी में, तो वो आती है लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। सो लीस्ट काउंट अगर आप देखें इस केस में तो वो 0.1 है। हमें कैसे पता लगा 0.1 है, देखिए जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है टाइम की, उसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसलिए हमने इसका गैस किया कि 0.1 है। और नंबर ऑफ वाइब्रेशन आपके पास कितनी होती है, 30। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा 0.003 सेकंड्स। सो आप देख सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन आप बढ़ाएंगे तो टी में उतनी ही अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। सो इसको हम लिखेंगे कैसे, 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकंड्स।
सो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द टाइमली एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना सिखाया, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करवाए उसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको समझ आ जाए कि वो अनसर्टेनिटीज कैसे कैलकुलेट करनी है। ये ही एग्जाम्पल्स जरूरी नहीं कि यूएचएस का जो एग्जाम है उसमें आ भी जाएं। इन एग्जाम्पल से जो मैंने आज करवाई हैं और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन यूएचएस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाऊंगा चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, तो आपको समझ आ जाएगी। सो अंटिल देन, फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स अल्लाह हाफिज़।